Now I come to section 5. Section 5 is quite related to this. Section 5 ये वही बात समझा रहे हैं जो मैंने 4 में समझा चुका कि पढ़िए जरा। सेक्शन 5 ए प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। ए प्रपोजल में बी रिवोक यानी कि कब रिवोक कर सकते हैं, मैं समझा चुका हूं आप लोगों को अभी। बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ये सभी बातें मैंने सेक्शन 4 और 5 को मिक्स करके पढ़ाया था। सेक्शन 5 को खुद पढ़ लेना, सेम बातें मैं पढ़वा चुका हूं, दोबारा वीडियो में देख लेना इसको। नाउ आई कम टू सेक्शन 6। बेसिकली सेक्शन 5 में कोई नई बात नहीं है, जो मैं पढ़ा चुका हूं उसमें वही बातें हैं। सेक्शन 4 एंड 5 शुड बी रेड टुगेदर। ये है सेक्शन 6 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डीलिंग विद व्हाट? रिवोकेशन हाउ मेड। एक टाइम था जब मैं एग्जाम देता था, ये सब टिप्स पे थे, मतलब विथ कोमा। कोमा भी आप कोमा की गलती नहीं निकाल सकते थे मेरे। सेक्शन 2 टू 75। सेक्शन 2 में क्या है? व्हेन एट द डिजायर से शुरू करूंगा, हाँ, व्हेन 1% सिग्निफाइज, व्हेन 1% से सिग्निफाई करूंगा, और 75 का जो फुल स्टॉप है वो लग जाएगा। तब तक मैं नॉन स्टॉप लिख सकता था इसको एज इट इज विद कॉमा। और उसी का नतीजा है कि प्रीलिम्स एग्जाम मेरे लिए कभी था ही नहीं। इट वॉज एज इफ कि बस ठीक है, मजे में दे आइए, क्या है, चलो दे के आते हैं एक बार को। पढ़ना है नहीं पढ़ना है, रिवीजन कर लिया, टाइम है तो कर लिया, नहीं तो नहीं। क्योंकि इतना रिवीजन कर चुका था, इतना था कि यकीन मानिए, अगर उस समय मतलब अगर आप मेरा ब्लड के सैंपल लेंगे ना तो उसमें निकलता कि इतने % कॉन्ट्रैक्ट, इतने % आईपीसी। हाँ, सोते हुए पूछेंगे हाँ वो सेक्शन में क्या है, तो मैं बता सकता था। क्यों बता रहा हूं आपको? कि वो पॉसिबल है। मैं क्योंकि मैंने वो कर चुका हूं ऐसा, वो तो मुझे लगता है कि तुम भी वैसा कर सकते हो। आप लोगों की स्कूलिंग मुझसे बेहतर हुई होगी, आप लोगों ने LLB मुझसे बेहतर कॉलेज से की होगी, बहुत अच्छी जगह से की होगी, तो एवरीथिंग इज बेटर विद यू। और कोचिंग बहुत बढ़िया मिल रही है आप लोगों को। मेरे पास तो जीरो कोचिंग थी। जीरो मीन्स जीरो कोचिंग, नो इंस्टीट्यूशनल कोचिंग। सो LLB की घटिया कॉलेज से, कोचिंग जीरो, लेकिन जिद थी बस कि करना है तो करना है, बस सीधी बात है। एक बार ये समझ में आ गया कि ये ऐसे होना है, उसके बाद में तब तक काम नहीं करना। चलिए कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, आपको काम आएगी वो शायद मोटिवेट भी कर जाए। तो पांडवों के गुरु जी थे द्रोणाचार्य जी, और वो अपना गुरुकुल में शिक्षा देते थे। तो उन्होंने एक वाक्य बात समझाई कि सत्य का महत्व समझाया कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य का ये महत्व है। अब आज का लेक्चर सत्य पे है, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे की क्लास आ गई। अब देखा तो युधिष्ठिर वहां पर नहीं है, युधिष्ठिर वहां पर नहीं है, बाकी सभी पांडव आए हैं और युधिष्ठिर नहीं आए हैं। अब 1 दिन 2 दिन कई दिन हो गए, युधिष्ठिर नहीं आ रहे हैं वहां पर अभी। तो बाद में वही पूछवाई हुई कि कहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं वो। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई तुम कक्षा में क्यों नहीं आ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे वो उसका जो आपने पाठ पढ़ाया है, मैं उसको आत्मसात करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं हमेशा जब भी बोलूंगा सच बोलूंगा। क्योंकि अगर मैंने उस ज्ञान को आत्मसात नहीं किया तो फिर वो वेस्ट है। ठीक है, तो उससे सीख ये मिलती है कि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, दैट विल गो वेस्ट। अगर आपने उसको आत्मसात नहीं किया, आपने उसको ढंग से याद नहीं किया, इस लेवल पर नहीं ले गए कि यू कैन रिप्रोड्यूस इट, तो दैट इज वेस्ट। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक एग्जामिनर ने नहीं देखा, थ्रू प्रीलिम्स थ्रू मेंस, आप कितना ही पढ़ लो, आपके पिताजी ने देखा, जंगल में देखा, मैंने देखा, जंगल में देखा, किसने देखा? किसका देखने का इंपॉर्टेंस रखती है? इंपॉर्टेंस है एग्जामिनर कब देखता है आपको। आप सब जगह नाचते फिरे, एग्जामिनर के सामने नहीं नाचे, तो कहेगा ठीक है, यू डोंट डो डांस, आपको डांस आना आता ही नहीं है। तो वहां पे कब कर पाओगे? वहां पर आप तब कर पाओगे जब आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी, पीछे से वो कॉन्फिडेंस होगा। अदरवाइज स्टेज पे जाते ही डगमगा जाओगे, है ना। घर पे बारातों में डांस करते रहिए, इससे क्या फर्क पड़ता है? डांस करना है वहां पर जाकर के, जब प्रीलिम्स हो गए, जब मेंस हो गए, इंटरव्यू हो गए,
और वो बिल्कुल नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो मैंने आपको लेवल समझाया, तरीका क्या है चीज़ों को करने का जब तक आप आत्मसात नहीं करते हो, वो समझाया। और ये करना इतना आसान है, मुश्किल भी नहीं है, ये सिर्फ मुश्किल आपकी थॉट में है। अगर आज आज ही बिहार का वो है एक प्रोफेशनल लड़का है, बहुत कम दिनों से कोचिंग की है, कहीं और से कोचिंग भी नहीं की है और निकाल लिया एग्जाम। जस्ट ही फॉलोड सिंसियरली द ट्रिक्स को फॉलो किया, जिसने ट्रिक्स को फॉलो किया, मेहनत की, उसका निकल रहा है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है। और मेरी भी जिद यही है कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालें। तो शर्त यही है कि आप उनको फॉलो करें। जैसे जितने भी डेली पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, उसको उस लेवल पे ले जाइए बस, कि चलते फिरते कोई भी, जैसे मैं अभी 2 का पहाड़ा बोलूंगा तुरंत शुरू कर देंगे आप लोग, सोचेंगे नहीं। वैसे ही कहीं से सेक्शन 4 को अगर मैंने पूछ लिया आपको, तो तुरंत तुरंत ये लो सर, विद कॉमा सुनाएंगे हम आपको। और मैं बहुत आई एम हैप्पी टू सी कि सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर डूइंग द सेम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने भी कमाल कर रखा है। अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन के स्टूडेंट हैं, लेकिन हर क्लास करेंगे, हर क्लास में उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है। सेम वही स्टूडेंट्स हैं, मतलब लगभग वही स्टूडेंट्स हैं, वही उम्र है, वही लगभग एनर्जी लेवल है। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो शुभ टाइम नहीं आया है। तो मुझे लगता है शुभ टाइम आ चुका है गाइस। जिन्होंने भी अभी अभी वो अंदर नहीं आया जज्बा, तो अभी भी जाग जाओ। आज से भी जो पढ़ेगा, आज से भी जो पढ़ेगा, चाहे वो एमपी हो चाहे वो हरियाणा हो, आप उस एग्जाम को बीट कर सकते हो। बस जिद की बात है, आपकी मेहनत की बात है, आप कितनी मेहनत से पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। तो मुझे ध्यान आ गया इससे कि किस तरह से याद था कभी ये। आई बिलीव कि आपको इन शब्दों से कुछ फायदा होगा, कुछ मन में आएगा जज्बा। करेंगे मेहनत आप लोग? कौन कौन करेगा? अच्छा बताइए। कोई आप कह सकते हैं दब से कि हाँ हम निकालने वाले वाला एग्जाम, वी आर बाउंड टू दिस। कहो जोर से एक बार जरा। यस, कहना पड़ेगा आपको कि मैं आई एम गोइंग टू विन दिस रेस दिस टाइम इट सेल्फ। आई विल नॉट वेट फॉर सेकेंड, नो सेकेंड एग्जाम इन माई लाइफ। दिस विल बी द फर्स्ट और वट एवर, बट इट विल बी द लास्ट एग्जाम। एवरीवन गुड। अरे अगर यहां नहीं कहोगे तो कभी नहीं कह पाओगे। कम ऑन। चलिए साहब, तो हम बढ़ते हैं सेक्शन 6 पर। तो साहब सेक्शन 6 पर आते हैं, रिवोकेशन हाउ मेड। पहला क्वेश्चन फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, एंड नाउ दिस इज ए प्रपोजल इज रिवोक्ड। प्रपोजल इज रिवोक्ड कैसे कैसे कब? चलिए, ए प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन। एक बात, दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ रिवोकेशन। दिस इज व्हाट द मोड ऑफ द रिवोकेशन ऑफर। इट वॉज वेरियस मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर को किस तरीके से आप मोड वापस ले सकते हैं? नंबर 1, इट इज द नोटिस ऑफ रिवोकेशन। बाय होम? बाय द प्रपोजर। ये ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। नोटिस ऑफ, दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजर बाय नोटिस। आप नोटिस देंगे बकायदा कि मैं अपने प्रपोजल को रिवोक कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन यहां से आएगा कि नोटिस किसके द्वारा जाएगा? बाय द प्रपोजर। इट इज नॉट बाय एनी अदर पार्टी। कोई अन्य व्यक्ति के थ्रू नहीं जाएगा, प्रपोजर को खुद ही नोटिस देना पड़ेगा। यहीं से क्वेश्चन आता है, टू द पार्टी। बस इतना कर लीजिए। इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि इंग्लैंड में लॉ डिफरेंट है इस पॉइंट पर। इन इंग्लैंड the offer stands revoked even though the offeree comes to know about the revocation of offer through some other source and not by the notice of proposal himself। तो इंग्लैंड में अंतर है, इंडिया में केवल प्रपोजर ओनली से होता चाहिए। यहां से P4 प्रीलिम्स आएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, by the lapse of time। सेकेंड मोड है by the lapse of time, again P4 prescribed in such proposal for its acceptance, and if no time is so prescribed by the lapse of reasonable time without the communication of the acceptance। समझाता हूं, by the lapse of time क्या होता है, समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें, समझे? देखिए,
इफ यू हैव गिवन टाइम कि यू एक्सेप्टेड विद इन 7 days और नॉट, वट एवर, अगर आपको स्वीकार करना है तो 7 days में, 10 days में, 1 year में, वट एवर यू हैव गिवन टाइम, अगर उस टाइम में नहीं किया है तो ये ऑटोमेटिकली विल लैप्स बाय द लैप्स ऑफ टाइम, इट विल ऑटोमेटिकली लैप्स विद द लैप्स ऑफ टाइम। कुछ समझाने वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर टाइम ही नहीं दिया गया हो, इफ नो टाइम इज प्रेस्क्राइब्ड, अगर कोई टाइम नहीं दिया हो, इन दैट केस विद इन द रीजनेबल टाइम, विद इन द रीजनेबल टाइम। मान लीजिए शिप्रा मैडम के घर वालों ने एक प्रपोजल भेजा कि हम रिश्ते के लिए तैयार हैं, आप बताइए, 1 महीने टाइम उन्होंने कहा नहीं, अब आपको जब मर्जी हो तो आप बता देना। लड़के वालों का प्रस्ताव चला गया। अब इन्होंने महीना 20 दिन इंतजार किया, 2 महीने इंतजार कर लेंगे, लड़की का कहीं दूसरी जगह रिश्ता है, इन्होंने दूसरा रिश्ता कर दिया। अब यहां पर क्या है, अब 6 महीने बाद राजकुमार सामने आ रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब तो एक कॉन्ट्रैक्ट होके करना पड़ेगा आपको। अरे भाई क्यों करना पड़ेगा, इट मस्ट बी रीजनेबल टाइम। आपका वेट क्या होता है ऐसे, ये रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए है। आपसे रिश्तों में हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर। लेकिन अगर दूध का कॉन्ट्रैक्ट हो कि मान लीजिए ओम परिहार साहब दूध के लिए भी मेरे घर एक क्विंटल 100 लीटर ये दूध रखा हुआ है, श्रेयांश तुम्हें खरीदना तो बताओ। अब ये जो प्रपोजल है अपना में रीजनल टाइम क्या होगा, 2, 4, 5, 6 घंटे। भाई 24 घंटे है तो दूध भी खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि रीजनेबल क्या होगा, लेकिन बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। एंड थर्ड इज व्हाट, फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस, है ना। फेलियर ऑफ द बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर, अगर एक्सेप्टर ने कोई पूर्व शर्त दी हो, अगर प्रपोजर ने वो शर्त आपने पूरी नहीं की, तो फिर वो ऑफर अपने आप में अपने खत्म हो जाएगा। शर्त क्या थी कि आप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, है ना। एक्सेप्टेंस की शर्त ये है कि पहले प्रत्यंचा चढ़ाओ, आपने वही नहीं किया तो ऑफर लैप्स। धनुष से आप घूमती मछली की आंख भी दो, ये पूर्व कंडीशन होगी, उसके बाद ही एक्सेप्टेंस करोगे, आप वही नहीं कर पाए। या मान लीजिए हमने ऑफर किया, ठीक है, पहले आप इतना रुपया एडवांस, अगर आपको मेरे साथ पार्टनरशिप करनी है तो 25 लाख रुपए एज एन एडवांस आप एक ड्राफ्ट बना करके बैंक में जमा करा दीजिए, तो ये पूर्व शर्त हुई। तो फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल द कंडीशन प्रेसिडेंट, इनको 1, 2, 3, 4 रट लीजिएगा। एंड फोर्थ इज व्हाट, डेथ। ये बहुत टेक्निकल है, यहां से क्वेश्चन कई बार देखा गया है। इट इज सेक्शन 6। बाय द डेथ, क्या, डेथ और इंसैनिटी, 2 पॉइंट है। बाय द डेथ, और ये चौथा होगा, फोर्थ होना चाहिए भैया, हाँ ये फोर्थ है, दिस इज फोर्थ। बाय डेथ और इंसैनिटी, और किसकी, प्रपोजर की। प्रपोजर की डेथ हो जाए या वो व्यक्ति पागल हो जाए, लेकिन कब, if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance। समझ रहे हैं आप बात। इसमें खास बात क्या है कि प्रपोजर जो प्रपोजर, अगर उसकी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो इंसेन हो जाता है, तब प्रपोजर जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो कि बड़े पर्दे पर आपके सामने ये रही। इफ द फैक्ट ऑफ डेथ, मृत्यु का जो तथ्य है, इट शुड कम इनटू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की नॉलेज में पता चल गया, हाँ भैया मर गया वो, बिफोर एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या, दीजिए ये समझाते हैं। ये भाई साहब है प्रपोजर, ये मैडम है एक्सेप्टर। 10th ऑफ जनवरी 21 को ये ऑफ हो गए। मैडम ने 11 तारीख को 11/1/21 को एक्सेप्टेंस कर ली। 12/1/21 को शी कम्स टू नो अबाउट द डेथ। तो आप ये ध्यान रखें, यहां पर जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस हुई 11 तारीख को, मृत्यु हुई उससे पहले, लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में जब ये एक्सेप्ट कर रही थी तो इनको नहीं पता था, तो दिस इज ए वैलिड एक्सेप्टेंस। यहां पर ऑफर रिवोक नहीं होगा। अगर इनको 10 को ही पता चल जाता
कि मृत्यु हो गई उसकी, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती फिर वो। तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइन है, इफ द फैक्ट ऑफ डेथ कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टेंस करने से पहले ही पता चल गया कि भाई साहब चले गए ऑफर, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो, किसको बाउंड करोगे फिर आप, ऑफर लैप्सिस। लेकिन यहां पर अगर आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, भले ही मृत्यु हो चुकी थी लेकिन आपको मृत्यु का पता नहीं था, तो दैट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखना। फिर आप कहोगे बाउंड किसे करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। देन अगर प्रपोजर होगा, उससे कहा कि ये बांसुरी बजाएगा, तो बात पर्सनल परफॉर्मेंस से बात ही खत्म हुई। लेकिन अगर प्रपोजल था लैंड के क्रिएशन का, जो उसके हियर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बताइए समझ में आया नहीं आया, फास्ट प्लीज। ये बात टेक्निकल थी, नहीं थी ये, ध्यान रखना। डेथ और इंसैनिटी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना, द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी शुड कम टू हर टू नॉलेज बिफोर एक्सेप्टेंस, ये जरूरी है।